देखो स्टूडेंट्स, आज हम महिला एवं बाल अपराध का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। और कल हमने पढ़ा था महिला एवं बाल अपराध का फर्स्ट पार्ट, जो कि उसमें पढ़ा था बच्चों से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराएं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं महिला विधि, उसमें महिला के बारे में, महिला के संबंध में जो धाराएं होती हैं उसको हम आज पढ़ेंगे। और इसमें फर्स्ट पॉइंट है घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, जो कि घरेलू महिला होती हैं उसके विरुद्ध हिंसाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में लागू किया गया। और यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ। इसमें 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। अध्याय फर्स्ट में प्रस्तावना या प्रारंभिक धारा 1 व 2। अध्याय 2 में घरेलू हिंसा की परिभाषा धारा 3। अध्याय 3 में संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदाता के अधिकार व कर्तव्य, जो कि धारा 3 और 3 धारा 4 से 12 में दे रखा है। अध्याय 4 में है राहत के आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया, जो कि धारा 13 से 29 तक है। अध्याय 5 विविध धारा 30 से 37 तक। अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण धाराएं और उनके प्रावधान। अब हम धारा का एक धारा का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जो कि धारा 3 से शुरू होती हैं। घरेलू हिंसा की सूचना संरक्षण अधिकारी को प्रस्तुत करना। आगे धारा 4 में आता है संरक्षण अधिकारी के द्वारा महिला को उसके अधिकारों की जानकारी देना। आगे है धारा 8 में संरक्षण अधिकारी, धारा 10 में सेवा प्रदाता, धारा 12 में मजिस्ट्रेट के द्वारा केस पारित के 3 दिनों के भीतर सुनवाई की तारीख निश्चित करना और उसे 60 दिनों में पूरा करना। यानी धारा 12 में दे रखा है मजिस्ट्रेट के द्वारा जो केस पारित होता है उसको 3 दिनों के अंदर सुनवाई करनी होगी और 60 दिनों में उसको पूरा करना होगा। धारा 14 सेवा प्रदाता से परामर्श लेना। धारा 16 में यदि पक्षकार चाहे तो सुनवाई बंद कमरे में भी कर सकते हैं। धारा 17 व 18 में संयुक्त निवास प्राप्त करने का अधिकार है। धारा 19 में महिला व उसके बालक के भरण पोषण का अधिकार। आगे है धारा 20 में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। धारा 24 में न्यायालय के आदेश की कॉपी पक्षकारों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। यानी धारा 24 में जो न्यायालय द्वारा जो 2 कॉपी या फोटोकॉपी दी जाती है उसको निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। आगे देखो एक क्वेश्चन आ रहा है, इसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा किसमें दी गई है? इसका आंसर होगा अध्याय 2 में धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है, जो कि इस अधिनियम के आधार पर किसी भी महिला की गरिमा का उल्लंघन अपराध माना जाता है। अधिनियम का उद्देश्य घरेलू हिंसा से शिकार महिलाओं के संवैधानिक व वैधानिक अधिकारों का प्रभावी संरक्षण करना। आगे है घरेलू हिंसा। यह अध्याय 2 व धारा 3 में परिभाषित है। यदि किसी महिला के स्वास्थ्य, जीवन, शरीर या मन को क्षतिग्रस्त किया गया है या क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया हो तो ऐसा कृत्य या आचरण घरेलू हिंसा में शामिल होगा। इस अधिनियम में महिलाओं के साथ 4 दुर्व्यवहारों की व्याख्या की गई है। पहला है शारीरिक दुर्व्यवहार। महिला के साथ मारपीट करना, मुक्का मारना, प्रहार करना, ठोकर मारना, बाल खींचना तथा अन्य शारीरिक पीड़ादायक कार्य। 2 नंबर पे लैंगिक या यौन दुर्व्यवहार। बलात् लैंगिक संबंध या अश्लील साहित्य व सामग्री देखने के लिए मजबूर करना तथा अन्य कोई कार्य जो लैंगिक दुर्व्यवहार से संबंधित हो। यानी 2 नंबर में लैंगिक या यौन दुर्व्यवहार में यानी महिला को कोई भी सामग्री या किसी भी चीज़ के बारे में मजबूर करना उसको। 3 नंबर पे भावनात्मक या मानसिक दुर्व्यवहार। अपमान, चरित्र
या दोषारोपण, पढ़ने से रोकना, किसी से मिलने से रोकना, पसंद के व्यक्ति से विवाह करने से रोकना, किसी से शादी करने को विवश करना, चिल्लाना, बांझ या डायन जैसे शब्दों का प्रयोग, इच्छित कार्य न करने पर आत्महत्या की धमकी देना। चार नंबर पे है आर्थिक हिंसा। अब हम आर्थिक हिंसा को पढ़ेंगे। नौकरी छोड़ने पर विवश करना, धन का उपयोग करने से रोकना, आर्थिक अधिकारों को कम करना, अनुचित आधार पर खर्च सीमित करना। घरेलू हिंसा में केवल शारीरिक हिंसा नहीं है, अन्य हिंसाएं भी हैं। धारा 2, इसके अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट को पीड़िता स्वयं या संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, पुलिस, अन्य किसी माध्यम से आवेदन कर सकती है। आगे महत्वपूर्ण बिंदु। आवेदन मिलने के बाद मजिस्ट्रेट को 3 दिन के भीतर पहली सुनवाई करनी होगी। धारा 12 में पहली सुनवाई के बाद 60 दिनों के भीतर मामले को निपटाया जाना चाहिए। धारा 12 में दोनों पक्षों को सलाहकार व कल्याण विशेषज्ञ की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। यदि दोनों पक्ष चाहे तो सुनवाई को बंद कमरे में किया जा सकता है। धारा 16। इस अधिनियम में यदि मजिस्ट्रेट को कोई मामला प्रत्यक्ष रूप से घरेलू हिंसा का लगता है तो वह धारा 18 से 22 के अनुसार निम्न है। धारा 18 संरक्षण का आदेश, धारा 19 निवास का आदेश, धारा 20 मौद्रिक सहायता का आदेश, धारा 21 में संतानों की अभिरक्षा का आदेश, धारा 22 क्षतिपूर्ति का आदेश। नोट, यदि संरक्षण आदेश या अन्य अंतरिम आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो 1 वर्ष तक कारावास या 28,000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों सजाओं का प्रावधान होगा। घरेलू हिंसा एक संगीन अपराध है जिसे जमानत नहीं मिलती। धारा 33 में यदि संरक्षण अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो भी उसके लिए सजा का प्रावधान है। सेवा प्रदाता। इस अधिनियम के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों को पीड़ित महिला को आश्रय, पुनर्वास, वैधानिक सलाह व चिकित्सा सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस अधिनियम का उल्लंघन होने पर धारा 354 के तहत कार्यवाही करवा सकती है। भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 354 महिलाओं के विरुद्ध होने वाले यौन अपराध तथा यौन हमलों की रोकथाम के लिए निर्भया केस के बाद जी गणेश कुमार की जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए आईपीसी 1860 में संशोधन करके 354A से 354D 4 धाराएं जोड़ दी। वर्तमान में धारा 354 में कुल 5 भागों में महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराधों को परिभाषित किया गया है। धारा 354 किसी महिला की लज्जा भंग करना या लैंगिक अपराध करना। न्यूनतम सजा होगी उसको 1 वर्ष के लिए और अधिकतम सजा 5 वर्ष के लिए होगी। धारा 354 एक हम विस्तृत विवरण पढ़ेंगे। यौन उत्पीड़न से संबंधित इसके अंतर्गत पुरुष द्वारा महिला के साथ निम्न कृत्य हो सकते हैं: शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास या अवांछनीय यौन संपर्क बनाने का प्रयास, यौन संबंध बनाने की मांग करना, महिला के इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य भेजना या उसे दिखाना, यौनस्थ या बनावट पर टिप्पणी करना। सजा होगी 1 वर्ष की 1 से 3 तक 3 साल की सजा। दोनों स्थितियों में जुर्माने का प्रावधान है। धारा 354B यदि कोई पुरुष महिला को निर्वस्त्र करने का प्रयास करे उसको सजा होगी न्यूनतम 3 वर्ष की और अधिकतम सजा 7 वर्ष की। जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। आगे धारा 354C किसी महिला के बारे में ताक झांक करना,
अर्थात स्त्री को बार बार देखना। यदि कोई पुरुष किसी महिला को छिप छिप कर देखे या महिला की इच्छा के विरुद्ध उसकी फोटो ले और फोटो को अपने पास रखे या सार्वजनिक करे तो वह 354C का अपराधी होगा। सजा न्यूनतम 1 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अपराध की पुनरावृत्ति होने पर सजा न्यूनतम 3 वर्ष या दोनों, अधिकतम 7 वर्ष तथा जुर्माना। 354D, यदि कोई पुरुष किसी महिला से संपर्क बनाने का प्रयास करता है, महिला के मना करने पर भी उससे व्यक्तिगत बातचीत को बढ़ावा दे अथवा इंटरनेट, ईमेल या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से निगरानी रखे या उसका पीछा करे या उससे घूरे तो वह 354D का अपराधी होगा। सजा 3 वर्ष या जुर्माना दोनों। सरकारी मिशन पर तैनात व्यक्ति, पुलिस व सरकारी जासूस महिला की जासूसी रख सकते हैं, उस पर निगरानी कर सकते हैं। धारा 354 के सभी प्रावधानों के अंतर्गत स्वयं को निर्दोष साबित करने का अधिकार केवल पुरुषों के कंधों पर है। यदि किसी पुलिस स्टेशन पर पुलिस अधिकारी द्वारा शिकायत को लिखने से मना कर दिया गया हो तो पीड़ित महिला मौखिक या लिखित रूप से शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक को करवा सकती है। निर्भया एक्ट के बाद 354 में उम्र कैद की सजा तथा मृत्युदंड का भी प्रावधान है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत किसी महिला को किसी गैर वैधानिक मांग को पूरा करने के लिए उत्पीड़ित किया जाता है तो उससे भी घरेलू हिंसा में मांगा जाएगा, जैसे दहेज मांगना। अधिनियम की विशेषता है, यह अधिनियम उन सभी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है जो प्रतिवादी के साथ रिश्ते में हैं या रह चुकी हैं। घरेलू महिला से अभिप्राय है घर में रहने वाली वो महिलाएं जो प्रतिवादी के साथ किसी रिश्ते में हैं या रह चुकी हैं। लाइव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं भी इस अधिनियम के लिए पूर्णतः अधिकृत हैं। इस अधिनियम में शिकायत या सूचना देने वाले व्यक्ति का कोई दायित्व अध्यारोपित नहीं किया गया है। घरेलू हिंसा के सबूतों को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है, केवल महिला द्वारा की गई शिकायत ही प्रतिवादी के विरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए पर्याप्त है। इस अधिनियम में महिलावादी अथवा प्रतिवादी हो सकती हैं, परंतु पुरुष प्रतिवादी ही हो सकता है। घरेलू हिंसा के कारण, पुरुष प्रधान समाज द्वारा नारी को द्वितीय श्रेणी में स्थापित करने की सोच, महिला के चरित्र पर पुरुष का संदेह करना, नशाखोरी या आर्थिक तंगहाली, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दुष्प्रभाव या सामाजिक कुरीतियां आदेश। संरक्षण अधिकारी, राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह सूचना जारी करके प्रत्येक जिले अथवा अन्य क्षेत्र में संरक्षण अधिकारी नियुक्त करे, लेकिन राज्य सरकार महिला को प्राथमिकता देगी। सेवा प्रदाता, राज्य के किसी भाग में महिला कल्याण के कार्यों में जुड़ी हुई कोई संस्था, कोई सोसाइटी, कोई कंपनी, कोई ट्रस्ट या कोई गैर सरकारी संगठन जो राज्य सरकार की अनुमति से संचालित को ही सेवा प्रदाता बनाया जाएगा। संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदाता के कर्तव्य, यानी संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं। मजिस्ट्रेट के न्यायिक कार्य में सहायता करना, घरेलू हिंसा की शिकायत को उचित अधिकारी को प्रेषित करना, पीड़िता को विधिक सहायता उपलब्ध करना, चिकित्सकीय परीक्षण में महिला की सहायता करना, चिकित्सा की रिपोर्ट को प्रेषित करना, पीड़िता के साथ भावनात्मक न्याय का परीक्षण करना व इसकी व्यवस्था करना। अब आगे आते हैं पीड़िता के अधिकार। संरक्षण का अधिकार, न्यायिक सुरक्षा का अधिकार, शिकायत दर्ज करने का अधिकार, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, संयुक्त निवास करने का अधिकार। इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ अन्य कानूनी प्रावधान भी महिला की रक्षा हेतु हैं। दहेज हत्या, आजीवन कारावास हो सकता है। महिला की शालीनता भंग करने की इच्छा से जबरदस्ती करना, 1 से 5 वर्ष का कारावास। नाबालिग लड़की को कब्जे में रखना, 10 वर्ष की सजा।
पहली पत्नी के जीवित होते हुए दूसरा विवाह करना 7 वर्ष की सजा होगी। यानी पहली पत्नी तो अभी तक जीवित है और कोई व्यक्ति दूसरा विवाह करता है तो उसको 7 वर्ष की सजा होगी। महिला की शालीनता को अपमानित करने की मंशा से अपराध की अश्लील हरकत करना 3 साल की सजा होगी। घरेलू हिंसा के विरुद्ध अन्य प्रकार की कोई हिंसा तो उसे 1 वर्ष की सजा या 50,000 रुपये जुर्माना होगा। आगे हम पढ़ेंगे अधिनियम से संबंधित आदेश, यानी अधिनियम कौन कौन से आदेश देते हैं और कौन कौन से आदेशों का पालन करना पड़ता है। फर्स्ट नंबर पे आता है साधारण आदेश। सामान्य परिस्थितियों में लागू किए गए न्यायिक आदेशों को सामान्य आदेश कहा जाता है। ऐसे आदेशों में निम्न आदेश शामिल होते हैं। पीड़िता व पीड़िता के बालकों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्यों को रोकने का आदेश, स्त्री धन तथा आभूषण इत्यादि पर कब्जे का अधिकार, संयुक्त बैंक खाते के प्रचलन पर रोक का आदेश, शांतिपूर्ण निवास के आदेश। 2 नंबर पे है विशिष्ट आदेश। परिस्थितियों की मांग व आवश्यकता के आधार पर जो आदेश विशिष्ट रूप से लागू किए हो उन्हें विशिष्ट आदेश कहते हैं। बालक के भरण पोषण का आदेश, स्व भरण पोषण का आदेश, व्यवधान को रोकने का आदेश। बालक की परिभाषा, वह जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, इसमें दत्तक पुत्र पुत्री भी शामिल होते हैं। अधिनियम की कमियां, मौखिक दुर्व्यवहार को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया। इसके अंतर्गत समझौता करने पर अधिक बल दिया गया है बजाय अपराधी को सजा दिलाने के। यह कानून लैंगिक रूप से समान नहीं है। इसमें अपराधी को जमानत नहीं दी जाती, जो कि गलत है, क्योंकि केवल महिला के द्वारा सबूत उपलब्ध करवाने मात्र से अपराध सिद्ध नहीं होता। इस अधिनियम का अत्यधिक दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि इसमें गलत रिपोर्ट दर्ज करवाने पर सजा का प्रावधान नहीं है। गैर सरकारी संगठन को पर्याप्त मात्रा धनराशि या फंड उपलब्ध नहीं करवाने से वे महिलाओं की उचित सहायता नहीं कर पाते। इसमें ऑनलाइन शिकायत का प्रावधान नहीं है। प्रतिकार देते समय यह नहीं देखा जाता कि महिला कामकाजी है या नहीं। प्रतिकार की राशि को कहीं पर भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है। इसमें महिला को आवास को अधिकार दिया गया है, लेकिन पुरुष को आदेश देकर आवास से वंचित रखा जा सकता है, जो कि पुरुष के मौलिक अधिकारों का हनन है। संयुक्त निवास के आदेश पर पुरुष के अधिकार का ध्यान नहीं रखा जाता है। इस अधिनियम में धारा 498 में एक की तरह ही दुरुपयोग होने की वजह से यह अधिनियम भी बदनाम हो गया। इस वजह से वास्तव में पीड़ित महिला को भी रिपोर्ट के समय संदेह से देखा जाता है तथा निर्दोष पुरुष को भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। दुरुपयोग होने की वजह से समाज की संवेदनशीलता भी समाप्त हो गई है। अधिनियम का सकारात्मक पक्ष, घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया, जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक आदि पक्ष को रखा गया है। इसके अंतर्गत महिला या कोई अन्य व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। इससे अपराधियों की पुलिस तक पहुंच सुनिश्चित हो जाती है। यह अधिनियम सभी आयु वर्ग की महिलाओं के लिए है। महिला के समक्ष गैर वैधानिक मांग की पूर्ति के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता, क्योंकि यह भी घरेलू हिंसा में शामिल है। इससे दहेज के मामले कम होंगे। बंद कमरे में सुनवाई होने से परिवार की प्रतिष्ठा तथा महिला की निजता बनी रहती है। संपूर्ण कार्यवाही को 60 दिन में पूरा करने का प्रावधान है, जिससे त्वरित न्याय सुनिश्चित हो जाता है। ऐसे आदेश इसके अंतर्गत शामिल हैं जिसमें महिला के हित को ध्यान में रखा गया, जैसे संरक्षण आदेश, आवास आदेश, मौद्रिक आदेश, बच्चों के संरक्षण आदेश तथा सेवा प्रदाता द्वारा विधिक सहायता, चिकित्सक की सहायता, व्यवसाय की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। आगे हम पढ़ेंगे धारा 498 ए।
स्त्री के साथ क्रूरता या निर्दयता स्त्री का पति या उस पति का कोई नातेदार या रिश्तेदार भी कोई इस तरह का व्यवहार दर्शाता है तो वह 498 में ए का दोषी माना जाएगा। निर्दयी व क्रूर व्यवहार जैसे वधू को ताना मारना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना, उसे मानसिक कष्ट पहुंचाना आदि। 498 में ए के संगीन अपराध माना जाता है जो गैर जमानती हैं, सजा 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना दोनों है। आज हम इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे और कल वापस पार्ट 3 से शुरू करेंगे। कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिनियम 2013 के बारे में अध्ययन करेंगे।